नमस्कार मित्रों। हालांकि मैं वैदेशिक मामलों का और जियोपॉलिटिक्स का बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक शोध के छात्र के रूप में विदेशी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसके बारे में मेरी रुचि शुरू से रही है। अभी हाल फिलहाल में इसराइल का ईरान पर किया गया हमला मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई इसे तृतीय विश्व युद्ध का आगाज कह रहा है, तो कोई कुछ और कह रहा है। लेकिन जो मुझे लगता है कि इजराइल का ईरान पर जो ये हमला है ये एक सीमित प्रभाव वाला साबित होगा, क्योंकि इजराइल का जो उद्देश्य है वो ईरान के एटॉमिक कैपेबिलिटी जो ईरान की है उसको इतना कमजोर कर देना है कि भविष्य में वो कोई भी परमाणु चुनौती बनकर इजराइल के लिए ना उभरे। और इजराइल ने बहुत ही प्रिसाइजली उस उद्देश्य को पूरा कर लिया है। लेकिन जो दो मुद्दे इसमें उभरे, आश्चर्य इस बात की कि कोई भी मुस्लिम ब्रदरहुड का देश ईरान के समर्थन में पूरे मन से नहीं खड़ा है और नहीं किसी ने उस तरह से कोई निंदा की है। तो अब ईरान के पास सीमित विकल्प है। या तो सत्ता परिवर्तन किया जाए ईरान की, यानी कि खेमनेई को हटा करके किसी और को बनाया जाए, या खेमनेई की विदाई हो, या फिर ईरान की सर्वोच्च बर्बादी उसी तरह से हो जो रशिया यूक्रेन की कर रहा है। 1979 में ईरान की क्रांति हुई, उसके पहले ईरान एक लिबरल राज्य था। जो ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी बना 1979 में, उसके पहले ईरान के सभी राष्ट्रों से बहुत अच्छे संबंध थे और बहुत मॉडर्न नेशन स्टेट माना जाता था ईरान। लेकिन 1979 के वो ब्रदरहुड क्रांति के बाद जो स्थिति हुई ईरान की, और जो अभी स्थिति चल रही है, वो एक चरमपंथ और इस्लामिक कट्टरपंथ के रास्ते पे चला गया। अब परोक्षतः दोनों युद्ध की जो बातें चल रही हैं, तो ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसको मैं इस कंटेक्स्ट में भी देखना चाहता हूँ कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई है, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, और इसमें दो चीजें बड़ी कॉमन है। आप अगर गौर करिएगा इसमें, तो परोक्षतः दोनों युद्ध की शुरुआत का कारण चरमपंथ या नॉन इस्लामिक लोगों के प्रति अथाह घृणा थी। 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमास के लोगों ने आक्रमण किया और 23 अप्रैल 2025 को पहलगांव में जो हमला हुआ है, इन दोनों हमलों में आप देखेंगे तो सामरूपता नजर आएगी। जहां हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त था, वहीं पहलगाम के हमले में जो हमलावर थे उनको पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। और दूसरी जो सबसे बड़ी समरूपता है वो पॉइंट फाइव फ्रंट वॉर की है। पॉइंट फाइव फ्रंट वॉर की बात मैं जो कह रहा हूँ, उसका मतलब यह है कि पहलगाम में भी जो हमला हुआ वो बिना स्थानीय मदद के संभव नहीं था। मुझे नहीं लगता है कि बिना स्थानीय मदद के उस तरह की हिंसा संभव हो पाती और उतने देर तक हो पाती। सिमिलर वे में अगर आप देखोगे, तो जो हमला इसराइल हमास ने इसराइल में किया, वो भी बिना ईरान के समर्थन के संभव नहीं था। तो मेरा मानना है कि ये दोनों लड़ाइयों में जो दोनों ये वॉर हुए, खैर भारत की तरफ से बहुत उसको एस्केलेट नहीं किया गया, लेकिन दोनों में समानता तो एकदम स्पष्ट रूप से ही दिख रही है। हाँ, अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम, तो हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया का ईरान में मारा जाना, जनरल कासिम सुलेमानी का मारा जाना, और अभी जो रिसेंटली हुआ 9 परमाणु वैज्ञानिकों सहित आईआरजीसी के टॉप लीडरशिप, जो उनकी अपनी आर्मी है उसका टॉप लीडरशिप का पूरा समाप्त हो जाना, मार दिया जाना, ये बात साबित करने के लिए काफी है कि ईरान भी पॉइंट फाइव फ्रंट वॉर से जूझ रहा है। और जो पॉइंट फाइव फ्रंट जो ईरान की लड़ाई है वो सबसे ज्यादा उसको हार्म कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ईरान के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का आईआरजीसी में गहरी पैठ की खबरें बहुत दिनों से आती रहती हैं, बहुत पुरानी खबर है ये। S-300 सुखोई विमान होने के बावजूद ईरान पर इतनी सटीकता से और प्रिसाइजली अटैक हुआ और इतना डिस्ट्रक्शन हुआ जो ईरान का, और मतलब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे अटैक होना, आईआरजीसी के टॉप लीडरशिप पे अटैक होना, ये साबित करता है कि मोसाद जो खुफिया एजेंसी है इसराइल की, उसके पास सटीक जानकारी थी, या उसके लोग ही आईआरजीसी में बैठे हुए थे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। खबर तो ये भी आ रही थी कि ईरान के अंदर से ही ईरान पे अटैक हुआ, मिसाइल अटैक हुआ, जिसमें उसका डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो तबाह हो